नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र खरेसिया भूगोल व्याख्याता हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास की भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास, उसका अध्ययन करेंगे। ये जो इकाई है वो बोर्ड एग्जाम में से 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो मानव अधिवास वो एक प्रकार की मानवीय बसावट है जिसमें मानव है वो आवासों का निर्माण करता है और ये आवास मिलकर अधिवास बनाते हैं। तो अपन इसको कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि मानव जो पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों का संगठित समूह को मानव अधिवास कहते हैं। इसको मानव बस्ती भी कहा जाता है। मानव अधिवास है वो एक मकान से लेकर सैकड़ों मकान या हजारों मकानों का समूह हो सकता है, या एक बस्ती से लेकर ये नगर या महानगरों का समूह हो सकता है। अब बच्चों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव अधिवास की मूलभूत इकाई क्या है। तो बच्चों, मानव अधिवास की मूलभूत इकाई है घर या आवास। घर या आवास वो मानव अधिवास की मूलभूत इकाई है। मानव अधिवासों की उत्पत्ति की अपन बात करें तो जब मानव विकास काल के अंदर शिकार और जो खाद्य एकत्रीकरण का कार्य करने के बाद धीरे धीरे जब मानव ने कृषि और पशुपालन शुरू किया तो कृषि से उत्पन्न जो अनाज है उसका भंडारण के लिए एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए मानव ने मकान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मानव संगठित होता गया और जो मकानों का निर्माण है वो अधिक एक कड़ी के रूप में मकान बनाता गया और मकान है वो गांवों के रूप में विकसित हुए, गांव है वो शहरों के रूप में विकसित हुए, जिसके प्रमाण मिस्र की, मेसोपोटामिया, दजला प्रांत की जो सभ्यताएं हैं उनमें मिले हैं, और भारत के अंदर जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी इस प्रकार के नगरों के विकास के प्रमाण मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मानव अधिवास है उनका निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। अब आगे मानव अधिवासों के अंदर जो उत्पत्ति के 2 रूप मुख्य रूप से परिलक्षित होते हैं, उनमें एक है अस्थायी अधिवास, दूसरा स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास मेनली जो घुमक्कड़ प्रजातियां हैं उनके द्वारा अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मनुष्य के द्वारा शिकार और पशु पालन के लिए इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण किया जाता है। जब मनुष्य शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर वो ऐसे अधिवासों का निर्माण करता है। जैसे एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बर्फ के बने हुए घर है इग्लू, उनको छोड़कर सील या रेंडियर की खाल से ग्रीष्म काल के अंदर दूसरी जगह जाकर अधिवास है वो निर्मित किया जाता है। और ऐसे ही भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो नागा जनजाति है उसके द्वारा झूमिंग कृषि के अंदर जब वो एक स्थान, जब वहाँ पर उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह जाकर फिर वो कृषि करने लगते हैं, तो वहीं पर फिर अधिवास बना लेते हैं। फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, वहाँ अधिवास बनाते हैं। तो इस प्रकार वो अस्थायी अधिवास का निर्माण करते हैं। मध्य एशिया के अंदर अपन देखें तो जो किर्गिज जनजाति है वो पशुचारण जनजाति है। तो जब पशुओं का चारा खत्म हो जाता है तो वो दूसरी जगह पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर अधिवास बनाते हैं। फिर वहाँ चारा खत्म होता है, फिर तीसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पर फिर वो अधिवास बनाते हैं। ऐसे ही अपन रॉकी पर्वत के जो पूर्वी भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, वहाँ पर जो रेड इंडियन प्रजाति है, या सहारा व अरब के अंदर बद्दू जो जनजाति है उसके द्वारा भी अस्थायी अधिवासों का निर्माण है वो किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है वो है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास उत्तर पाषाण काल में जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया तो कृषि के साथ साथ वो मानव समूह में रहने लगा और उसके द्वारा काफ़ी दिनों तक वहीं पर स्थायी रूप से फिर अधिवास बनाना शुरू किया और स्थायी रूप से रहने लग गया। इसके बाद में आगे देखते हैं अधिवास का स्थायित्व है। तो मनुष्य अपना अधिवास
या मकान उस जगह बनाना सुनिश्चित करता है जहाँ पर उसको जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती रहे। तो उसमें जो पहली है वो स्थानीय संचित संसाधन, कि वहाँ पर मनुष्य को रहने के लिए, अपन जीवन निर्वाह के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है, भोजन की, रोटी या जो कपड़ा है उनकी आवश्यकता है, या फिर जो खनिज संसाधन है, तो ऐसी चीज़ों की जहाँ पर मान लो प्रचुरता है तो वहीं पर मनुष्य अपना अधिवास है वो बनाता है। दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध। बाह्य विश्व से संबंध का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा मानव है वो दूसरे आसपास के जो गांव है या शहर है उनसे उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है। अगर कनेक्टिविटी है तो वो वहाँ पर अधिवास बनाना उचित समझेगा, और अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो वो दूसरी जगह जाकर जहाँ पर उसको बाह्य विश्व से संबंध हो सकता है, दूसरे गांवों से, सड़कों के द्वारा या अन्य जो साधन है वो उसको उपलब्ध है, तब वो वहाँ पर मकान बनाना सुनिश्चित करता है। और तीसरा जो है बिंदु वो है भावी उन्नति की संभावना, कि मनुष्य के लिए वहाँ पर आगे जीवन के अंदर उन्नति की संभावना है या नहीं है। अगर उन्नति की संभावना है तो वहाँ पर वो मकान बनाना सुनिश्चित करेगा, और अगर उन्नति की संभावना नहीं है तो वो उसी जगह दूसरी जगह जाकर दूसरी जगह की खोज करेगा जहाँ पर उसको उन्नति की संभावना हो। अगला बिंदु है वो है सुरक्षा, कि मानव है वो जहाँ अधिवास बना रहा है, मकान बना रहा है, वहाँ पर वो सुरक्षित है या नहीं है। तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित होने पर ही उसी जगह वो स्थायी रूप से मकान बनाता है। उसके बाद में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, कि मनुष्य है वहाँ पर अपने धर्म विशेष के द्वारा या अपनी वेशभूषा, रहन सहन, उसके द्वारा वो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या नहीं करता है। अगर वो सुरक्षित महसूस करता है तो वो वहाँ पर अपना अधिवास या मकान बनाना सुनिश्चित करेगा। बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य। मानव है वो अधिवास निर्माण क्यों करता है, कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। तो उसमें जो पहला बिंदु है वो है भौतिक वातावरण की कठोरता से बचाव हेतु। भौतिक वातावरण की कठोरता का मतलब है कि जो तेज गर्मी या तेज सर्दी है उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए, तो उससे बचाव के लिए मानव है वो अधिवास का निर्माण करता है। दूसरा बिंदु है खाद्य एवं उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, मतलब कृषि के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादित होता है उसको भंडारण के लिए, या मनुष्य की जो और अन्य उपयोगी जो चीज़ें होती है उनको भंडारण इकट्ठा करने के लिए मानव अधिवास या मकान का निर्माण, आवास का निर्माण करता है। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु मानव है वो अधिवास का निर्माण करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए मानव है वो अधिवास का निर्माण करता है। पारिवारिक व विलासितापूर्ण जीवन जीने हेतु, उन्नत तरीके से जीवन यापन के लिए मनुष्य है वो अधिवास है वो बनाता है। उसके बाद में है अधिवासों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंदर अपन देखते हैं कि मानव जो अधिवास है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण अधिवास, दूसरा नगरीय अधिवास। अब इनमें अंतर देखो बच्चों, जो ग्रामीण अधिवास है उसमें जो अधिकतर जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। 75% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन कार्य है, लकड़ी काटना है, शिकार है या खाद्य एकत्रीकरण है, इनमें संलग्न होती है। जबकि नगरीय अधिवासों के अंदर अधिकतर जनसंख्या है 75% से ज़्यादा जनसंख्या गैर कृषि कार्य, यानी कि द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में संलग्न होती है। तो जो ग्रामीण अधिवास है उनको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सघन अधिवास, दूसरा प्रकीर्णन अधिवास, तीसरा मिश्रित और चौथा है पल्ली या पुराना अधिवास। तो पहला जो सघन अधिवास है, सघन अधिवास को अपन जो सहत अधिवास, सकेंद्रित, गुच्छित, संकुलित अधिवास भी कहते हैं। इस अधिवास के अंदर जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वो पास पास होते हैं और इनमें जो सामाजिकता है वो
अधिक पाई जाती है, क्योंकि घर पास पास होंगे तो लोग एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी होंगे। किसी को अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो सारे समुदाय के लोग मिलकर आपस में उस समस्या का हल करते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो मेनली जो मैदानी भाग है उनमें पाए जाते हैं। अधिवासों के अंदर 40-50 से लेकर 100-500 की संख्या में भी मकान है वो हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो अधिवास है, जो गंगा सतलज का मैदान है या फिर जो नर्मदा घाटी है, विंध्यन पठार है, मालवा का पठार है, राजस्थान का मैदानी भाग है, उसमें इस प्रकार के अधिवास वो पाए जाते हैं। दूसरा है प्रकीर्णन अधिवास। प्रकीर्णन अधिवास का मतलब होता है कि छितरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जो अधिवास है वो मकान है वो दूर दूर होते हैं। तो इसमें मकान दूर दूर होने के कारण जो सामाजिकता है, जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो कम होते हैं। लोग एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार है वो कम होते हैं। और इस प्रकार के जो अधिवास है वो मेनली जो मैदानी भाग है, जो घास के मैदान है, उनमें इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर जो प्रेरी प्रदेश है, और जो दक्षिण अमेरिका है उसके अंदर जो पंपाज घास का मैदान है, या यूरेशिया के अंदर स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डाउन्स है, या अफ्रीका के अंदर वेल्स है, उन घास के मैदानों में इस प्रकार के जो अधिवास है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरा जो अधिवास है वो है मिश्रित अधिवास। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित का मतलब है कि यह न तो अधिक सघन होगा और न ही अधिक प्रकीर्णित होगा, मतलब अर्ध सघन या अर्ध केंद्रित ये अधिवास है वो पाई जाता है। और इसके अंदर जो परिवार के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ जाती है, अगर परिवार के अंदर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वो कुछ सदस्य है वो मेन जो मुख्य आवास है उसको छोड़कर पास में थोड़ी दूरी पर दूसरा आवास निर्मित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है। और इसका एक उत्तम उदाहरण है जो है कोटा जिले का कोटा जिले की सांगोद तहसील का खुर्द गांव। कोटा जिले की सांगोद तहसील का खुर्द गांव काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। 2018 के अंदर जो बोर्ड एग्ज़ाम थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में जो अगला अधिवास है वो पल्ली या पुराना अधिवास, या इसको अपन पूर्वा भी कह सकते हैं, नगला भी कह सकते हैं, ढाणी भी कह सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे लोग एक बस्ती के रूप में रहते हैं, और एक बस्ती के अंदर जो मनुष्य है वो अलग अलग समुदाय के अंदर बटा हुआ होता है। तो ये जो इस प्रकार के जो अधिवास है मुख्य रूप से जो पर्वत गांठियाँ होती है, पर्वतों की जो निचली गांठियाँ होती है, उनमें इस प्रकार के अधिवास है वो पाए जाते हैं। बच्चों, हम अब ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पहला प्रतिरूप है वो है रेखीय प्रतिरूप। बच्चों, रेखीय प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से जो सड़क है, रेल मार्ग है, नहर है, नदी है, उनके किनारे एक पक्तिनुमा भवनों का निर्माण होने के कारण इस प्रतिरूप का निर्माण होता है। ये मान लो जैसे सड़क जा रही है और इस सड़क के दोनों तरफ अगर मकानों का निर्माण होता है एक पक्तिनुमा, तो उससे रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस रेखीय प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव इसका एक उत्तम उदाहरण है। एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों इस टॉपिक से। 2018 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 2019 में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण है। दूसरा जो प्रतिरूप है वो है तीर प्रतिरूप। जब नदी विसर्ग बनाती हुई बहती है तो विसर्ग के अंदर अगर अधिवासों का निर्माण होता है तो वो उससे तीर प्रतिरूप का निर्माण होता है, क्योंकि विसर्ग के आगे अधिवास है वो नहीं बन सकते, तो उसके कारण जो प्रतिरूप बनेगा वो तीर की आकृति का होगा। इस प्रकार से एक प्रतिरूप है उसका निर्माण होता है, तो वो कहलाता है तीर प्रतिरूप।
इस प्रकार के जो प्रतिरूप है वो अपने जो दक्षिण भारत है उसमें कन्याकुमारी, उड़ीसा के अंदर जो चिल्का झील है उसके तट के सहारे इस प्रकार के प्रतिरूप है वो मिलते हैं। तीसरा जो प्रतिरूप है वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। और त्रिभुजाकार प्रतिरूप है वो जब कोई नदी बह रही है और उसके अंदर कोई दूसरी नदी आकर मिलती है और वो मिलकर अगर उसको काटती नहीं है, अगर कोई नदी बह रही है, दूसरी नदी आकर मिल रही है, अगर वो उसको काटती नहीं है और उन दोनों नदियों के बीच के अंदर जो दोआब वाला क्षेत्र है वहाँ पर अगर अधिवास का निर्माण होता है तो एक त्रिभुज की आकृति बनती है। तो इस कारण से इसको त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। और ये जो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उसमें इस प्रकार के प्रतिरूप है वो पाए जाते हैं। चौथा जो है वो है आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। और बच्चों इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो मेनली मैदानी भागों में बनता है। जब दो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर समकोण पर काटती है तो इस प्रकार के प्रतिरूप है उसका निर्माण होता है। जैसे मान लो एक सड़क ये है, दूसरी सड़क इधर से आ रही है, इसको 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, कोण पर काट रही है, और इनके बीच में जो मकानों का निर्माण होता है, आवासों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है। तो ये एक प्रकार से आयत की आकृति बनती है। ये मकान एक आयत की आकृति में, अगर ये वर्ग की आकृति के अंदर बनते हैं, वर्गाकार आकृति में, तो वर्गाकार प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार के जो प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से जो मैदानी भाग है, नदियों के अंदर जो समतल मैदान है वहाँ पर इस प्रकार के प्रतिरूप है वो मिलते हैं। अगला जो प्रतिरूप है वो अरीय तिर्य्य प्रतिरूप है। अरीय तिर्य्य प्रतिरूप जब किसी गांव के किसी स्थल पर चारों तरफ से सड़कें आकर मिलती है, तिर्य्य आकृति बनाती है, तो वहाँ पर उन सड़कों के किनारे अगर प्रतिरूप बनता है, मकान बनते हैं, तो उसके कारण जो प्रतिरूप बनेगा वो अरीय तिर्य्य प्रतिरूप कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई गांव का क्षेत्र है और यहाँ पर इधर से रास्ता आ रहा है, सड़क आ रही है, दूसरी साइड से सड़क आ रही है, तो ये सड़कें आकर यहाँ पर गांव में मिलन स्थल पर मिल रही है। तो यहाँ पर मिलने के बाद इसके जो किनारे जो मकान बन रहे हैं, तो ये एक अरीय आकृति बनाते हैं, तो उसके कारण ये अरीय तिर्य्य प्रतिरूप कहलाता है। अरीय का मतलब रेडियल, एक लाइन के अंदर। तो ये सड़कों के किनारे जो मकान बन रहे हैं, तो उसके कारण ये जो प्रतिरूप बनेगा वो अरीय तिर्य्य प्रतिरूप कहलाता है। ये बच्चों इस प्रकार से ये देखो, ये यहाँ पर जो सड़कें आ रही हैं उनके दोनों किनारों पर सड़कें आ रही हैं, उनके दोनों साइड के अंदर जो मकान है उनका निर्माण हो रहा है, अधिवासों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जो प्रतिरूप बन रहा है वो कहलाता है अरीय तिर्य्य प्रतिरूप। उसके बाद में अगला है वर्ताकार प्रतिरूप। तो वर्ताकार प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से किसी झील, तालाब या कोई धार्मिक स्थल या कोई जो दुर्ग, उसके चारों तरफ इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण होता है। अब देखो इसमें जैसे मान लो ये कोई झील है और इसके चारों तरफ अगर मकानों का निर्माण होता है तो ये एक वर्त की आकृति के अंदर बनते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। उसके बाद में अगला है तारा प्रतिरूप। और तारा प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से जब किसी क्षेत्र, किसी गांव के अंदर मुख्य जगह से चारों तरफ जो सड़कें जा रही है, उन सड़कों के किनारे अगर प्रतिरूप विकसित होता है तो वो एक तारे की आकृति में दिखाई देता है, इसलिए ये कहलाता है ताराकार प्रतिरूप। जैसे मान लो ये क्षेत्र है और इधर ये सड़क जा रही है,
और इसके दोनों तरफ अगर अधिवासों का निर्माण होता है तो एक तारे की आकृति दिखाई देती है। इस कारण से इसको ताराकार प्रतिरूप कहते हैं। ये जो आकृति बनेगी एक तारे की बाती दिखाई देती है, इस कारण से इसको कहते हैं ताराकार प्रतिरूप। अगला है बच्चों पंखा प्रतिरूप। इसमें जो केंद्र स्थल होता है गांव का, वहां पर पहले अधिवासों का निर्माण होता है और उसके बाद में जो गांव से सड़कें जा रही है बाहर की साइड में, उन सड़कों के किनारे अधिवास है वो बनते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, पहले जो गांव का मुख्य स्थल है वहां पर अधिवास का निर्माण होता है। और उसके बाद में जो चारों तरफ जो सड़कें जा रही है उनके किनारे अधिवासों का निर्माण होता है। तो ये एक पंखे की आकृति में दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं पंखाकार प्रतिरूप। केंद्र स्थल पर पहले अधिवास का निर्माण होगा, उसके बाद में जो सड़कें जा रही है उसके किनारे जो अधिवास का निर्माण हो रहा था, उसके कारण ये पंखे की आकृति का बनने के कारण इसको पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। उसके बाद में है अगला अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप का मतलब है कि जो अधिवास है वो एक सही व्यवस्थित न होकर अलग अलग जगह पर निर्मित किए जाते हैं और उनमें न तो कोई सड़कें होती है और न कोई गलियों का निर्माण किया जाता है। जब अधिवास बन जाते हैं उसके बाद में उसमें कई जगह जो सकड़ी गलियां हैं वो पाई जाती है, कहीं पर चौड़ी सड़कें उनका निर्माण होता है। तो एक अनियमित तरीके से अधिवास का पैटर्न है वो बनता है, इसको अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। इसमें जैसे मान लो यहाँ पर अधिवास बन गया, दूसरा यहाँ पर बन जाता है, तीसरा यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एक अनियमित आकृति के अंदर अधिवास का है वो निर्माण होता है, तो वो कहलाता है अनियमित प्रतिरूप। और इसका एक उत्तम उदाहरण है बारां जिले का लिसाड़ी गांव। राजस्थान में बारां जिले का लिसाड़ी गांव इसका उत्तम उदाहरण है। अनियमित प्रतिरूप का उत्तम उदाहरण है राजस्थान में बारां जिले का लिसाड़ी गांव। उसके बाद में आता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रतिरूप का निर्माण होता है। पर्वतों की जो ढाल होती है, गांठियाँ होती है, उन गांठियों के अंदर ढलानों वाले क्षेत्रों में उनको समतल बनाकर अलग अलग जो ढलान होते हैं उनको समतल करके वहाँ पर इन प्रतिरूपों वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं जो एक सीढ़ी नुमा प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लो कोई पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पर यहाँ पर मकान बन गया ऊंचाई पर, और उसकी निचली जो गांठी है उस गांठी के अंदर यहाँ पर अगर मकान बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में उससे निचली गांठी में अधिवास बनाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से सीढ़ी नुमा आकृति में दिखाई देते हैं। तो ये कहलाता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। और ये मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मानव समुदाय है उसके द्वारा इस प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। उससे अगला प्रतिरूप है मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से जो जनजातीय समुदाय होता है, वो जनजातीय समुदाय के द्वारा सुरक्षा के लिए इस प्रकार के प्रतिरूप इस प्रकार से मकान बनाए जाते हैं कि वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं। इसमें जैसे मान लो यहाँ पर मकान बना लिया,
दूसरे इस प्रकार से मकान बना लिए जाते हैं, पास पास में मकान बना लिए जाते हैं जो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप या मधु छत्ता प्रतिरूप। और ये मुख्य रूप से जैसे तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति है या जुल्लू जनजाति है, उनके द्वारा इस प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण किया जाता है। बच्चों, हम अब पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं, और उसमें पहली है आवागमन के साधनों का अभाव, दूसरी है स्वच्छ पेयजल का अभाव, तीसरी है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, चौथी है विद्युत आपूर्ति का अभाव, पांचवी है रोजगार का अभाव, छठी है सूचना तकनीकी या दूरभाष सुविधाओं का अभाव, सातवीं है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। तो ये बच्चों ग्रामीण अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं थी। हमारा अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें